अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी मसनवी और उसके बाद दयाशंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी गुलजार नसीम। तो आइए पहले समझते हैं कि मसनवी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं दो दो किया गया। जिसके माने क्या है? दो दो किया गया। अदब के इस्तिलाह में मुसलसल इशार के इस मजमूए को मसनवी कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है। मसनवी को दो दो किया गया है इसलिए कि हर मिसरे में हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। हर शेर क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया क्या होता है? अलग होता है। समझ गए? दोनों मिसरे में हम काफिया होते हैं, हर शेर के दोनों मिसरे में हम काफिया होते हैं, लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है। मसनवी के लिए इशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। उर्दू में तवील मसनवियाँ भी लिखी गई हैं और मुख्तसर भी। मीर हसन की सहरुल बयां और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम तवील मसनवियाँ हैं। उर्दू में मुख्तसर मसनवियाँ भी लिखी गई हैं और तवील यानी लंबी भी लिखी गई हैं, लेकिन मीर हसन की सहरुल बयां और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम तवील मसनवियाँ हैं यानी लंबी मसनवी है। मसनवी में क्या कहते हैं कि किसी कहानी को, किसी किस्से को शेर के अंदाज में बयान किया जाता है, शायरी के अंदाज में बयान किया जाता है किसी लंबी कहानी को। नवाब मिर्ज़ा शौक़ की ज़हर इश्क़ ना बहुत तवील है ना मुख्तसर। हाली की मुनाजात बेवा और इकबाल का साक़ी नामा मुख्तसर मसनवियाँ हैं। मसनवी आम तौर पर छोटी बहर में लिखी जाती है। मसनवी जो लिखी जाती है वो छोटी बहर में लिखी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर मसनवियाँ 7 छोटी बहरों में लिखी गई हैं। इसीलिए कहा जाने लगा कि उस्ताज़ा ने मसनवी के लिए 7 छोटी बहरें मखसूस कर दी हैं। ये कोई अटल ज़ाब्ता नहीं है। बहुत सी मसनवियाँ इन 7 बहरों के अलावा भी लिखी गई हैं। तवील मसनवियों में आम तौर पर दजज़ैल 8 इज्ज़ा होते हैं। अब जो तवील मसनवियाँ होती हैं उसमें कुछ इज्ज़ा भी होते हैं। मुंदजज़ैल क्या 8 इज्ज़ा होते हैं। हमदो मुनाजात होता है, नंबर 2 नात, नंबर 3 मुनक़बत, नंबर 4 हाकिम वक्त की मदह यानी उस वक्त के जो हाकिम है उसकी तारीफ़। और हमदो मुनाजात किसे कहते हैं? जो खुदा की तारीफ़ में लिखा जाता है। और नात जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखा जाता है। और उसके मुनक़बत यानी उसके शुरुआत का जो हिस्सा लिखा जाता है जिसके लिए हम शुरू कर रहे हैं मसनवी। और हाकिम वक्त की मदह यानी उस वक्त के जो हाकिम हैं उनकी तारीफ़ लिखी जाती है। अपनी शायरी की तारीफ़, मसनवी लिखने का सबब, क़िस्सा या वाक़या और ख़ात्मा, ये सारे मसनवी के अज्ज़ा हैं जो 8 हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मसनवी में ये तमाम अज्ज़ा मौजूद हों। मौज़ूआत के लिहाज से मसनवी का दामन बहुत वसी है। वसी है यानी बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत ही इसमें बहुत सारे मौज़ूआत इसमें लिखे जा सकते हैं। तो मसनवी का दामन क्या है? बहुत वसी है। इसमें मोहब्बत की कहानियाँ, जंग और महमजोई के वाक़यात, किसी माशरे के अहवाल या अफराद की तारीफ़ व तनक़ीस और नसीहत व रहनुमाई के मज़ामीन भी बयान। उर्दू के कदीम मसनवियों में ज़्यादातर इश्क़िया, क़िस्से और मजहबी व अखलाक़ी मज़ामीन नज़म किए गए हैं। इश्क़िया मसनवियों में नसरी दास्तानों की बेशतर खुसूसियात मौजूद हैं। मसलन पेज दर पेज क़िस्सा, ज़ैली क़िस्से, मिसाली किरदार वाले अफराद और फ़ाक़ुल फितरत अनासिर वग़ैरह हैं। इन मसनवियों में इस ज़माने की तहज़ीब माशरत की झलकियाँ भी मिलती हैं। दयाशंकर नसीम की हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं। 1811 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1843 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। दयाशंकर नसीम लखनऊ में पैदा हुए। पंडित गंगा प्रसाद कोल के बेटे थे। दयाशंकर नसीम कहाँ? लखनऊ में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम क्या था? गंगा प्रसाद कोल था। बुजुर्गों का वतन कश्मीर था। नसीम ने उर्दू फ़ारसी की तालीम हासिल की और अमजद अली शाह बादशाह अवध की फ़ौज में बख्शी के अहदे पर मुलाजिम हो गए। अमजद अली शाह जो बादशाह अवध थे उस वक्त के, उनकी फ़ौज में बख्शी के अहदे पर मुलाजिम हो गए। लड़कपन ही में शेर कहने लगे थे। उन दिनों लखनऊ में शेख इमाम बख्श नासिक और ख्वाजा हैदर अली आतिश मशहूर तरीन उस्ताज़ा थे।
उस वक्त कौन थे? शेख इमाम बख्श थे, नाशिक थे, और ख्वाजा हैदर अली आतिश मशहूर तरीन असातिज़ा थे। मशहूर गुलज़ार नसीम 1838 से 1939 ईस्वी में लिखी गई, यानी 3 साल लगे, 38 से 39 तक इसमें लिखी गई है, और 1844 ईस्वी में शाया हुई। ठीक है, ये 1844 ईस्वी में क्या हुई? शाया हुई है। इसमें जो कहानी बयान हुई है वो किस्सा गुल बकौली के नाम से मशहूर है। इसमें जो कहानी बयान किया गया, जो किस्सा बयान किया गया, वो किसके नाम से मशहूर है? किस्सा गुल बकौली के नाम से मशहूर है थी। यह किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने फ़ारसी में लिखा था। इसका उर्दू तर्जुमा निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से किया। ये जो किस्सा था इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने फ़ारसी में लिखा था, और इसका उर्दू तर्जुमा निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से किया। ये किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने फ़ारसी में लिखा था, और इसका उर्दू तर्जुमा निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से किया। किस्सा गुल बकौली में उर्दू की कई दास्तानों की तरह मुख्तलिफ दास्तानों के अज्जा शामिल हैं। ये मसनवी लिखते हुए नसीम ने मजहब इश्क को पेश नज़र रखा था। कहा जाता है कि अव्वलीन शक्ल में ये मसनवी बहुत तवील थी। जब शुरू दौर में थी तो ये मसनवी बहुत तवील थी, बहुत लंबी थी। पूरी मसनवी पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि नसीम ने नसरी क़िस्से की तफसीलात को ऐसी महारत से मुख्तसर किया कि दास्तान में गज़ल के इशार जैसा इजाज़ पैदा हो गया। ये जो दास्तान थी बहुत लंबी थी, नसरी क़िस्से थे जिसकी तफसीलात को इतनी महारत से उन्होंने लिखा कि ये क्या हो गया? गज़ल के इशार जैसा बन गया। तकरीबन हर मिसरे में ऐसी फ़नी खूबियाँ और नज़ाकत कार फरमा है कि एक आम नसरी दास्तान इंतहाई बलीग मंजूम अफसाना बन गई है। गुलजार नसीम और मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां का मुवाजना किया जाता है। एक तो ये हम पढ़ रहे हैं दयाशंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी गुलजार नसीम, और एक मीर हसन की मसनवी है सहरुल बयां। तो इन दोनों का क्या किया जाता है? मुवाजना किया जाता है, और कहा जाता है कि गुलजार नसीम का असलूब बनावटी और बोझल है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं गुलजार नसीम, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसका असलूब जो है, इसकी जो ज़बान है क्या है? बनावटी और बोझल है। ये बात सही नहीं है। गुलजार नसीम में तशबीहा व इस्तारा की कसरत, लफ्ज़ी व मानवी रियायत और कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह देने के हुनर ने ऐसा जादू जगाया कि छोटी सी कहानी में मुख्तलिफ मानवी इम्कानात पैदा हो गए। ये खूबी गज़ल के उम्दा शेर में होती है और पढ़ने वाले से भरपूर तवज्जो का मुतालबा करती है। मसनवी गुलजार नसीम को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है। जो मसनवी गुलजार नसीब है, इसे दबिस्तान लखनऊ की शायरी मिसाली का नमूना कहा जाता है। नसीम के ज़माने के लखनऊ और वहाँ की शायरी में जो शाइस्तगी, मुरस्साकारी और तकल्लुफ़ात राइज थे, वो इस मसनवी में पूरी तरह जलवागर हैं। नसरी अदब में इन खूबियों का इस्तेमाल मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर अपनी किताब फसाना अजाब में पहले ही कर चुके थे। इस तरह ये किताबें लखनवी नसर व नज़म का आला तरीन नमूना कही जा सकती है। आइए पढ़ते हैं दयाशंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी गुलजार नसीम का कुछ हिस्सा। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो कुछ हिस्सा है गुलजार नसीम का। इसमें कुछ कहानी है जो हम आपको थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर बताते हैं कि इस मसनवी में दयाशंकर नसीम ने यूरोप के एक बादशाह ज़ैनुल मलूक का किस्सा बयान किया है। यूरोप के एक बादशाह है ज़ैनुल मलिक, इनका किस्सा बयान किया गया है, जिनके 4 बेटे थे जो बहुत हसीन और जमील थे, और 5वां बेटा जो पैदा हुआ उनका, तो उसको देखते ही क्या हुई? बादशाह के आंखों की रोशनी चली जाती है। और फिर क्या होता है? जो उनका छोटा बेटा होता है ताजुल मलूक, वो जाता है दारुल खिलाफत बकौली के, और वहाँ से एक फूल तोड़ कर लाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फूल आँख पर लगाने से आँख की रोशनी वापस आ जाती है। तो यहाँ पर जो हम एक हिस्सा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुलची का फूल तोड़ने वाले का। फूल तोड़ने वाला कौन था? शहजादा था ताजुल मलूक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पहुँचना बकौली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मलूक में और वज़ीर होकर ताजुल मलूक की तलाश में रहना।
جب یہ جو شہزادہ وہاں جاتا ہے بقولی میں اور وہاں سے پھول توڑ کر لاتا ہے تو بقولی کی جو پری تھی جو شہزادی تھی وہ تاج الملوک کے بارے میں جاننے کے لیے پریشان تھی اور آگے یہ کہا ذیل الملوک کے خلافت میں آئی، اس کے ملک میں آئی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے تاج الملوک کے بارے میں جاننے کے لیے جس نے پھول توڑا تھا بقولی جا کر۔ ٹھیک ہے، آئیے تو پڑھتے ہیں۔ گلچی کا جو اب پتہ ملا ہے یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے۔ گلچی یعنی پھول توڑنے والے کا۔ اب جب پھول توڑنے والے کا پتہ ملا بقولی کو تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ یوں شاخ قلم سے گل کھلا، یعنی شاخ قلم یعنی پیڑ میں جو شاخ میں جو قلم لگایا جاتا ہے تو یہاں پر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قلم سے گل کھلا، یعنی قلم سے گلزار نسیم نے پھولوں کی بارش کر دی ہے، ایسا لکھا ہے جیسے بہت سارے وہاں پھول کھل گئے ہیں۔ وہ باد چمن چمن خرامہ یعنی وہ بقولی پریشان۔ باد چمن چمن خرامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی باغوں سے ہو کر آنے والی ہوا، یعنی بقولی اتنی پریشان تھی کہ وہ در بدر ادھر ادھر گھومتی پھرتی بقولی، اور یعنی وہ بقولی پریشان یعنی کہ ہر چمن سے گھوم پھر کر یہاں پریشان ہے وہ اور بہت ہی پریشان حال ہے۔ گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی اس شہر میں آتی آتی آئی۔ گلشن یعنی چمن باغ، وہاں سے جو وہ خاک اڑاتی آئی ہے پورے شہر میں در بدر گھومتی پھرتی وہ آئی۔ دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، گل چی کے شگوفے کھل رہے تھے۔ اب جب اس شہر میں پہنچی تو دیکھا خوشی کے چہچہے تھے، سب لوگ خوش تھے، ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے، اور گل چی یعنی پھول توڑنے والے کے شگوفے کھل رہے تھے، یعنی کلیاں کھل رہی تھیں۔ شگوفے مانے ہوتا ہے کلیاں کھلنا، کلیاں۔ تو یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ پھول توڑنے والے کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں، شگوفے ہو رہے ہیں، پھول کھل رہے ہیں یہاں۔ گلباغ زنانہ تھا جو جہاں تھا، ایک ایک ہزار داستہ تھا۔ گلباغ زنانہ یعنی خوشی کے نغمے گاتا ہوا، ہر لوگ کیا ہے خوشی کے نغمے گا رہے تھے، خوشی میں جھوم رہے تھے، اور ہر ایک کے زبان پر کیا تھی، ہزار داستیں، ہزاریں کہانی تھی، ہزاروں کہانیاں تھی ہر ایک کے زبان پر۔ کس کے لیے کہانیاں ہو رہی تھی؟ تاج الملوک کے لیے کہانی ہو رہی تھی جو اس نے پھول توڑ کر لایا تھا بقولی کا، بادشاہ زین الملوک کے لیے۔ پاتے ہی پتہ خوشی سے پھولی، شاد ایسی ہوئی کہ رنج بھولی۔ اب جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ ہم کو اسی شہر میں آنا تھا اور یہی جسے وہ ڈھونڈ رہی ہے وہ اسی شہر میں ہے، تو شاد ایسی ہوئی کہ رنج بھولی، ایسی شاد یعنی خوشی، ایسی خوش ہوئی کہ اس نے سارے غم بھلا دیے، سارے غم وہ بھول گئی۔ جادو سے بنی وہ آدمی ذات، انسانوں میں آ ملی پری ذات۔ اور جادو سے بن گئی وہ آدم ذات بن گئی، یعنی آدمی بن گئی، اور انسانوں میں آ ملی، انسان میں آ کر مل گئی، پری ذات جو وہ پری تھی وہ انسانوں میں آ کر مل گئی۔ سلطان کی سواری آ رہی تھی، صورت جو نگاہ کی پری تھی۔ سلطان کی سواری ادھر سے آ رہی تھی اور اس کی نگاہ پڑی اس پری پر جو بہت خوبصورت تھی اور خوبصورت چہرے والی جو تھی، تو سلطان کی نظر اس پر پڑی۔ پوچھا اے آدم پری رو، انسان ہے پری ہے کون ہے تو؟ پوچھا کہ اے آدم یعنی کہ اے انسان پری کی طرح خوبصورت لگنے والی پری جیسے چہرے والی، تو کون ہے تو؟ انسان ہے پری ہے کون ہے تو؟ کیا نام ہے اور وطن کدھر ہے کون سا گل چمن کدھر ہے؟ تیرا کیا نام ہے، وطن کہاں ہے تمہارا، تم کون سے گل کا تم کس چمن کے پھول ہو، کہاں کے پھول ہو، بتاؤ ہمیں۔ دی اس نے دعا، کہا بسد سوز۔ بسد سوز یعنی انتہائی دکھ سے، اس نے پہلے دعا دی اور بہت انتہائی غم سے کہا کہ فرخ ہوں شہا میں ابن فیروز، میرا نام فرخ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ میرا نام فرخ ہے، اور میرے والد کا نام فیروز ہے، یعنی میں فیروز کی بیٹی ہوں۔ گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں، غربت زدہ کیا وطن بتاؤں، میں کوئی پھول ہوں تو کوئی چمن بتاؤں گی نا، میں تو کچھ ہوں نہیں، اور غربت زدہ ہوں، غریب کے ماری ہوں، تو کیا وطن بتاؤں، میں تو غریب ہوں تو وطن کیا بتاؤں اپنا۔ گھر بار سے کیا فقیر کو کام، کیا لیجئے چھوڑیے گاؤں کا نام، میں فقیر ہوں تو فقیر کا گھر بھر سے کیا کام ہے، فقیر کا نام تو بس ادھر ادھر گھومنا ہے
तो छोड़िए इन सब बातों को और क्या मैं गांव का नाम लूं। आइए अब लफ्ज़ मायने देखते हैं। दारुल खिलाफत यानी राजधानी, गुलची फूल तोड़ने वाला, और बादे चमन, चमन खरामा यानी कई बागों से होकर आने वाली हवा। खाक उड़ाना यानी आवारा फिरना, मारा मारा फिरना, चहचहे खुशी सी भरी आवाज़ें, और शगुफे कहते हैं कलियां को। गुलबांग जना यानी खुशी के नगमे गाता हुआ। आदमी ज़ाद यानी आदमी की औलाद। परी ज़ाद यानी परी की औलाद। सूरत निगाह की यानी चेहरे वाली नज़र। परी रो यानी परी जैसे चेहरे वाली। बसद सोज यानी इंतहाई दुख से। शाह यानी ए बादशाह। इब्न यानी बेटा। गुर्बत ज़दा यानी मुसाफिर, परदेसी। गौर करने की बात। मसनवी के इस हिस्से में बकौली के दारुल खिलाफत में पहुंचने और ज़ैनुल मलूक की तलाश में चमन चमन फिरने और मुशक्क़त उठाने का बयान है। मसनवी का जब हम ये हिस्सा पढ़ रहे हैं तो बकौली के दारुल खिलाफत में पहुंचने, बकौली जो दारुल खिलाफत में पहुंचती है और ज़ैनुल मलूक की तलाश में चमन चमन फिरने और मुशक्क़त उठाने यानी परेशानी उठाने का बयान है। पहले शेर के दूसरे मिसरे में पर गौर कीजिए, इसमें शाख कलम से गुल खिलाने का जिक्र है। कलम की डाली से फूल खिलाया गया है, यानी कलम से जो बातें लिखी गई हैं उन्हें फूलों से तशबीह दी हैं। इस मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। गुलजार पौधों के मजमूए को कहते हैं और बहुत से पौधों में कलम लगाई जाती है। चुनांचा नसीम ने इसी रियायत से कलम का इस्तेमाल किया है। गुलजार पौधों के मजमूए को कहा जाता है और बहुत से पौधों में कलम लगाई जाती है, तो चुनांचा नसीम ने इसी रियायत से कलम इस्तेमाल किया है। बादे चमन, चमन वो हवा जो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे बाग में पहुंचने और मतअद्दिद बाग में घूमती है, बागात में घूमती रहे। मतलब बकौली के परेशान होने से है, यानी कि बकौली बहुत परेशान थी, एक जगह से दूसरे और दूसरे जगह से तीसरे जगह वो परेशान हाल घूम रही थी। एक एक हज़ार दास्तां था। हज़ार दास्तां कनाया बुलबुल की उस किस्म के लिए इस्तेमाल होता है जो मुताद बोलियां बोलता है और नहायत खुशहलान होता है। यहाँ मुराद ये है कि चमन में जो भी था वो खुशी के तराने गा रहा था। गुलबांग जना का लफ्ज़ गुलबांग और जना से मिलकर बना है। गुलबांग जना के माने हैं खुशी के नारे लगाता हुआ, यहाँ इसी से मुराद है खुशी के नगमे गाता हुआ। गुलबांग जना की तरह आपने और भी मरकब अल्फाज पढ़े होंगे जैसे नारा जना वगैरह। अब आइए पहले इसका खुलासा पढ़ते हैं, फिर आपको मशक़ी सवाल जवाब कराऊंगी। मसनवी गुलजार नसीम का खुलासा और इशार की तशरीह। सयाक़ व सबाक़, ये इशार मसनवी गुलजार नसीम से लिए गए हैं जिसे पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखा है। तशरीह पढ़ते हैं। मसनवी के इस हिस्से में बकौली के दारुल खिलाफत में पहुंचने और ज़ैनुल मलूक की तलाश में चमन चमन फिरने और मुशक्क़त उठाने का बयान है। मसनवी के इस हिस्से में क्या है, बकौली जो है दारुल खिलाफत में पहुंचती है ज़ैनुल मलूक की तलाश में और चमन चमन फिरने और मुशक्क़त उठाने का बयान है। फूल तोड़ने वाले का सुराग मिला तो कलम की डाली से फूल खिलाया गया, यानी जो बातें लिखी गई हैं उन्होंने फूलों से तशबीह दी गई है। गुलजार नसीम के रियायत से नसीम ने कलम का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ये बातें बताई गई है कि फूल तोड़ने वाले को जो सुराग मिला तो उससे क्या हो गया, कलम से फूल खिलाए गए, यानी कलम से इतनी खूबसूरती से यहाँ पर बातें लिखी गई हैं कि कलम से फूल खिलाया गया, इस बात को तशबीह दी गई है। बकौली पागलों की तरह अपनी मंजिल की तलाश करने के लिए आवारा हवा की तरह इधर उधर घूमती रही। बादे चमन, चमन से मुराद वो हवा है जो एक दूसरे और दूसरे से तीसरे बाग में पहुंचती और घूमती रहती है। यहाँ बकौली की परेशानी को जाहिर किया गया है। वो मुख्तलिफ शहरों में तलाश यहाँ आई। चमन में जो भी था वो खुशी के तराने गा रहा था। मुराद यही है कि हर तरफ मुसर्रत और शादमानी का माहौल था, यानी सब लोग खुश थे, हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी। जब इसे इस बात का पता चल गया कि इसकी मंजिल मकसूद यही है तो वह अपने तमाम गम, तमाम तकलीफ को भूल गई और खुशी में डूब गई। वह अपने जादू के ज़ोर से इंसान बन गई और इंसानों में शामिल हो गई। इधर से बादशाह की सवारी आ रही थी। इसने जो बकौली को देखा और इसकी खूबसूरती से मुतासिर हुआ तो उससे पूछा, ऐ परीरो, तू कौन है, तेरा नाम क्या है और तेरा वतन कहाँ है, तू कौन से बाग का फूल है।
اس نے بادشاہ کو دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے شہنشاہ عالم، میرا نام فرخ ہے اور میرے باپ کا نام فیروز ہے۔ میں اپنے وطن کا کیا نام بتاؤں؟ مصیبت کا مارا ایک پردیسی ہوں، گھر بار چھوڑ چکا ہوں، اس لیے میرے گاؤں اور وطن کیا نام پوچھتے ہو؟ مشقی سوال و جواب میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مثنوی کس زبان کا لفظ ہے اور یہ نظم کی دوسری قسموں سے کس طرح مختلف ہے؟ تو جواب لکھیں گے مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی میں دو دو کیا گیا۔ ادب کی اصطلاح میں مسلسل اشعار کے اس مجموعے کو مثنوی کہتے ہیں جس میں شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں لیکن ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ مثنوی کے اوزان بھی الگ ہوتے ہیں، اس لیے یہ نظم کی دوسری قسموں سے الگ ہوتی ہے۔ مثنوی میں کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بیانیہ شاعری ہوتی ہے، حالی نے اسے سب سے بیکار آمد صنف سخن قرار دیا ہے۔ مثنوی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی قصے کو شاعری کی طرح بیان کیا جاتا ہے، جو لمبی ہوتی ہے وہ طویل ہوتی ہے، اور مثنوی اسے کہتے ہیں جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہر ایک شعر الگ ہوتا ہے اور ہر ایک شعر کے ہم قافیہ الگ ہوتے ہیں، دونوں مصرے کے ہم قافیہ الگ ہوتے ہیں۔ سوال 2 ہے، مثنوی گلزار نسیم کا موازنہ عام طور پر کس مثنوی سے کیا جاتا ہے اور کیوں؟ تو جواب لکھیں گے مثنوی گلزار نسیم کا موازنہ میر حسن کی مثنوی سحر البیاں سے کیا جاتا ہے۔ گلزار نسیم دبستان لکھنؤ کی اور سحر البیاں دبستان دلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ گلزار نسیم میں اختصار ہے اور وہی اس کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے۔ گلزار نسیم میں کیا اختصار ہے، یعنی مختصر کر کے اس کو لکھا گیا ہے، مختصر طور پر کہانی کو بیان کیا گیا ہے، جو اس کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے۔ سحر البیاں میں سلاست اور روانی ہے، اسے بیان کا جادو کہا گیا ہے۔ نہیں مثنوی یہ ہے سحر البیاں، یہ مثنوی نہیں سحر البیاں ہے، یعنی بیان کرنے کا جادو ہے، ایسا بیان کیا گیا ہے کہ اس میں جادو ہے، قصے کہانی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سحر مانے ہوتا ہے جادو۔ سوال 3 ہے، مثنوی گلزار نسیم کو دبستان لکھنؤ کی شاعری کا مثالی نمونہ کہنے کے کیا اسباب ہیں؟ تو جواب لکھیں گے دبستان لکھنؤ کی شاعری میں تصنع زیادہ اور تاثیر کم ہے۔ تصنع یعنی بناوٹ زیادہ ہے، تاثیر کم ہے۔ ثنایا بدایا کا ضرورت سے زیادہ استعمال، دور دراز کا کار تشبیہات اور استعارات جو دبستان لکھنؤ کا خاصہ ہے وہ بھی گلزار نسیم میں نظر آتے ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کو دبستان لکھنؤ کی شاعری کا مثالی نمونہ کہا جاتا ہے۔ نسیم کے زمانے میں لکھنؤ اور وہاں کی شاعری میں جو شائستگی، مرصع کاری اور تکلفات رائج تھے وہ گلزار نسیم میں پوری طرح جلوہ گر ہیں، اسی لیے اسے دبستان لکھنؤ کی شاعری کا نمائندہ قرار دینا بیجا نہیں ہے۔ سوال 4 ہے، بقولی نے سلطان کی سواری کو آتے دیکھ کر آدم زاد کا روپ کیوں اختیار کیا؟ جواب لکھیں گے جب اسے پتہ چلا کہ یہی جگہ اس کی منزل مقصود ہے تو اس نے آدم زاد کا روپ اختیار کیا تاکہ وہ بادشاہ کی قربت حاصل کر سکے اور وزیر ہو کر تاج الملوک کی تلاش کر سکے۔ سوال 5 ہے، مثنوی گلزار نسیم کا قصہ اردو میں پہلے کس نام سے لکھا گیا ہے اور اس کے مصنف کون تھے؟ تو جواب لکھیں گے یہ قصہ عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں لکھا تھا جس کا اردو ترجمہ نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے کیا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ جو مثنوی گلزار نسیم ہے اسے پہلے یہ قصہ عزت البنگالی نے فارسی میں لکھا تھا جس کا اردو ترجمہ نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے کیا ہے۔ عملی سرگرمیاں میں دیکھتے ہیں کہ سوال 1 ہے، شاخ قلم مرکب اضافی ہے یعنی قلم کی شاخ اس قسم کے 5 مرکبات تحریر کیجیے۔ تو جواب لکھیں گے شاخ آہو، قلم گلاب، شاخ گلاب، شگوفہ چمن، گل بقولی۔ سوال 2 ہے، درج ذیل الفاظ کے مجموعہ میں غیر متعلق لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہ ہے گلچی، آدم ذات اور غربت زدہ۔ گلچی تو کیوں خوبصورت پھولوں کو شاخ سے جدا کرتا؟ گلچی ہوتا ہے یعنی پھول توڑنے والا، تو کہا جاتا کہ تو کیوں خوبصورت پھولوں کو شاخ سے جدا کرتا ہے۔ وہاں نہ کوئی آدم تھا نہ آدم زاد، آدم زاد کا یہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں نہ کوئی آدم تھا نہ آدم زاد۔ غربت زدہ یعنی وہ خاندان غربت زدہ ہے، پریشانیوں کے دن گزار رہا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کی پوری کہانی پڑھیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، جواب ہے
इस मसनवी में दया शंकर नसीम ने यूरोप के एक बादशाह ज़ैनुल मलूक का किस्सा बयान किया है। इसके 4 बेटे थे जो बहुत हसीन और जमील थे। एक 5वां बेटा भी ऐसा ही पैदा हुआ। उसे देखते ही बादशाह की आंखों की रोशनी जाती रही। किसी ने बताया कि बाग़ रम में बकौली का फूल है, इसको आंखों से मलो तो आंख की रोशनी आ जाएगी। इस गुल की तलाश में चारों बेटे घर से चल दिए। रास्ते में एक फिरदौस नाम की जगह पर ठहरे। वहां पर एक नहर भी जारी थी। इसकी निगरां दिलबर बेसवा थी जो जुए में लोगों को लूट लिया करती थी। ये चारों भी इसके चक्कर में फंस गए। अब जो दिलबर बेसवा थी वो क्या थी, जुए में लोगों को लूट लिया करती थी। तो ये जो चारों भाई गए थे, ये भी चारों इनके चक्कर में फंस गए। यहाँ तक कि सब माल दौलत लुटाकर खुद भी दिलबर के गुलाम बन गए। और ये क्या हो गए, ये सब दिलबर बेसवा के गुलाम बन गए और जेल जाना पड़ा। शहजादा ताजुल मलूक कम उम्र के बावजूद अपने भाइयों का पता लेने के लिए घर से निकल पड़ा। बेसवा के बाग और नहर के पास से गुजरा। वहां से एक दाया निकली जिसका बच्चा खो गया था। वो ताजुल मलूक को अपने घर ले आई। इसके बाद शहजादे ने चौसर सीखी और फिर दिलबर बेसवा के पास आया। बेसवा शहजादे से चौसर में हार गई। जो दिलबर बेसवा थी, छोटे वाले जो ताजुल मलूक छोटा जो शहजादा था, उससे चौसर में हार गई। पूरा माल लौटा दिया और खुद गुलाम बन गई। वो बेसवा और माल को छोड़कर बाग इरम की तलाश में चल दिया। अकेला एक जंगल में जा पड़ा। इस जंगल का पासबान एक देव था जो कई दिन से लहीम शहीम होने के बावजूद भूखा था। देव शहजादा को लुक़मा बना लेता। वहां से कुछ ऊंट, मैदा, शक्कर और घी वगैरह से लदे हुए गुजरे। वो शहजादा इस सामान को लूट लाया और हलवा बनाकर देव को खिलाया। देव खुश हो गया और इसके बदले में शहजादा को बाग़ इरम पहुंचने में मदद का वादा भी कर लिया। वो देव एक टीले पर गया और बहुत भारी भरकम देवनी को लाया। इस हमाला नाम की देवनी की बहन को शहजादे की बाग़ इरम पहुंचने की मदद के लिए ख़त लिखा। वो बहुत शरीफ थी। देवनी के पास महमूदा नाम की एक हसीना थी। शहजादा को महमूदा के पास रखा गया। महमूदा ने कहा कि सबाही गुल बकौली को ला सकती है। महमूदा ने देवनी से शहजादे के बाप के अंधा होने की बात कही। कहा कि बकौली का फूल आंखों की रोशनी के लिए दरकार है। देवनी ने दूसरे देवों को चूहे बनकर एक सुरंग बाग़ इरम जाने के लिए बनाने को कहा। सुरंग से शहजादा बाग़ इरम में पहुंचा और बकौली का फूल लेकर आ गया। वहां सब सो रहे थे। जब वो बारादरी से गुजरा जो कि बकौली की आरामगाह थी, तो शहजादे ने देखा कि वो परी आराम में है। तो अपनी अंगूठी इस परी की अंगूठी से बदलकर वो बहुत खामोशी से सुरंग के रास्ता से ही गुल लेकर वापस आ गया। वापसी पर सुरंग का मुंह बंद कर दिया गया। जब वो परी सोकर उठी तो बहुत परेशान हुई और गुल को हासिल करने वाले की तलाश को तेजतर कर दिया गया। सवाल एक है कि मसनवी गुलजार नसीम का जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे, ख्वाजा आतिश के शागिर्द पंडित दया शंकर नसीम के ये मसनवी गुल बकौली का मशहूर किस्सा है जिसे नसीम ने नहायत उम्दा पैराया में नज़म किया है। नसीम की शायरी के इस किस्सा को शराब दो आतशा बना दिया है। और बकौल चक्सबत ये मसनवी चूँकि गुलहाए मज़ामीन से पुर थी, इसलिए गुलजार नसीम नाम रखा है। गुलहाए मज़ामीन यानी फूलों के गुलदस्ता की तरह मज़ामीन इस पर भरे थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, गुलजार नसीम रखा गया। गुलजार माने होता पौधों का मजमूआ। अभी तक ये मसनवी के रंग में यकताई का सेहरा मीर हसन के सर था, लेकिन अब गुलजार नसीम के भी चर्चे होने लगे। ज़बान रशीद अहमद सिद्दीकी ने गुलजार नसीम के मुतालिक बड़ी कीमती और काबिल गौर बात कही है। शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलजार नसीम ने भी इन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। मेरे नज़दीक गुलजार नसीम के भी सहरुल बयां होने में शक नहीं। ज़बान को शायरी और शायरी को ज़बान बना देना कोई मामूली काम नहीं। अभी हमारे नक़ादों को ज़िंदगी और ज़बान के बहुत से भावों से वाकिफ़ होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो समझेंगे कि हमारी शायरी के जाबाजों और हमारी ज़बान के जानकारों ने क्या क्या कर दिखाया है। जो फ़र्क मीर अमन की तसनीफ़ बाग़ बहार और रजब अली बेग सरूर की तसनीफ़ फसाना आजाब में है, कम व बेश वही फ़र्क मसनवी सहरुल बयां
اور مثنوی گلزار نسیم میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک میں اگر آور ہے تو دوسری میں آمد، ایک میں خارجیت ہے تو دوسری میں داخلیت۔ تشبیہات اور استعارات، نسیم نے تشبیہات سے زیادہ استعارات پر توجہ دی ہے۔ تشبیہوں کے استعمال میں بھی ہر جگہ معنویت کو مقدم رکھا ہے اور پوری مثنوی میں یہ رجحان نمایاں ہے۔ پتلی پہ زر گل آزمایا، سونے کو کسوٹی پر چڑھایا، گل سے ہوئی چشم کو رقابہ، ہو جیسے چراغ سے چراغ۔ معلومات سحر البیاں ہی کی طرح گلزار نسیم بھی ہمیں بے شمار بلکہ کہیں زیادہ معلومات فراہم کرتی ہے، اس لیے کہ میر حسن کی تفصیل پسندی کے مقابلے میں نسیم نے صرف اشاروں ہی سے کام لیا۔ مثلا وہ پوری کر کے جو گیا بھیس، بنگلے کی راہ سے چلا دیس، امید کی نخل نے دیا بار خورشید عمل ہوا نمودار۔ یہاں اشاروں ہی میں یہ بتا دیا ہے کہ انہیں راگ راگنیوں اور علم نجوم کی کتنی واقفیت ہے۔ اختصار یعنی مختصر طور پہ لکھنا۔ گلزار نسیم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایجاز اور اختصار میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ بڑے سے بڑے مضمون کو نہایت کم الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ طوطا بن کے شجر پہ جا کر، پھل کھا کر بشر کا روپ پا کر، پتی پھل گوند چھال لکڑی، اس پیڑ سے لے کر راہ پکڑی۔ بعض جگہ اس اختصار پسندی نے تسلسل کی کڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا۔ حالی نے درج ذیل شعر کو بے ربط قرار دیا ہے۔ اس بے ربطی کی وجہ نسیم کی اختصار پسندی ہی ہے۔ بہرحال اختصار پسندی ان کی خامی بھی ہے اور سب سے بڑی خوبی بھی ہے۔ اختصار پسندی جو ہے خامی بھی ہے ان کے گلزار نسیم کی اور خوبی بھی ہے۔ کلام کی چستی، نسیم کے کلام میں فنی پختگی ہے، تراکیب کی بندش اور چستگی اور متانت و بلاغت معنی بھی آفرینی ہی کی رہین منت ہے، اور وہ کسی بھی موقع پر اپنے بے تکلف اظہار بیان کے مقصد کو نظر انداز نہیں ہونے دیتے۔ کلام کی چستی میں یہ مثنوی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ رعایت لفظی، نسیم نے جہاں رعایت لفظی کے استعمال میں اپنی اعلیٰ جمالیاتی شعور سے کام لیا ہے، وہیں مضمون کو چار چاند لگا دیے ہیں، اور جہاں رعایت کو صرف رعایت کی خاطر برتا ہے وہاں ضرور عیب پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مثنوی گلزار نسیم کلام کی چستی میں اپنا جواب نہیں رکھتی، اور بعض اشارہ حقیقتاً بہت اچھے ہیں۔ مثلا جاگی مرغ سحر کے گل سے، اٹھی نکھت سی فرش گل سے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ اس کے نقطوں اور باریکیوں کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر سب اس کو بڑے لطف، اس کو پڑھتے ہیں لطف اور لطف لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی باریکیوں کو ہم سمجھے یا نہ سمجھے اسے پڑھتے ہیں اور لطف لیتے ہیں، اس کا مزہ لیتے ہیں۔ جس قدر جس کی سمجھ میں آتی ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ بدر منیر اور گلزار نسیم دونوں اردو زبان کے شاہکار ہیں۔ میر حسن کے یہاں اشعار میں سلامت، روانی صفائی، محاورات اور روزمرہ کا زور ہے، تو نسیم کے یہاں الفاظ کی رعایت، شان و شوکت اور حسن مظاہرے کی بہتات، استعاروں کی ندورت اور تشبیہات کی پختگی ہے۔ میر حسن جس بات کو سیدھے سادے انداز میں کہہ جاتے ہیں اور ان کی سادگی پرکاری بن جاتی ہے، وہاں نسیم الفاظ سے مدد لے کر رنگ پیدا کرتے ہیں۔ باریک بینی اور معنی آفرینی، باریک بینی اور معنی آفرینی جو دبستان لکھنؤ کی خصوصیت ہے، اس مثنوی میں بدرجہ کلام پائی جاتی ہے۔ شاید ہی کوئی شعر ایسا ہو جس میں یہ رعایت ملحوظ نہ ہو۔ بعض جگہ تو اس رعایت نے کلام کے اثر کو کم کر دیا ہے۔ سنسان وہ دم بخود تھی رہتی، کچھ کہتی تو ضبط سے تھی کہتی، لگتی تھی جو پیاس بس میں، آنسو پیتی تھی خاکی قسمیں۔ کردار نگار اور جذبات نگاری، کردار نگاری کے معیار پر گلزار نسیم کھری نہیں اترتی، کیونکہ اس میں موقع محل کے ساتھ انداز بیان نہیں بدلتا، اس لیے جذبات نگاری اور واقعہ نگاری کے موقع پر تصنع آمیز انداز بیان ناگوار گزرتا ہے۔ مثلا کرتی بھوک پیاس بس میں، آنسو پیتی تھی خاکی قسمیں۔ بقول چکسبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جواہر سخن کے پرکھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ مثنوی میں کیا کمی ہے، موتی پروئے ہیں۔ نسیم کو بھی شہرت عام کا خلط نصیب ہوا اور بقائے دوام کے دربار میں میر حسن کے برابر کرسی ملی، کیونکہ میر حسن کی سحر البیاں کی طرح
गुलजार नसीम भी समझी जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे 2-3 बार ज़रूर पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, समझें, क्योंकि ये बहुत लंबी और तवील है। इसे अच्छे से पढ़कर समझें। अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ज़रूर ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।